हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। आज बात करेंगे फादर स्टेन के बारे में। क्या फादर स्टेन को फंसाया जा रहा है? 83 इयर्स के स्टेन देश के प्रति जंग की साजिश का आरोप लगाया गया है और क्या फर्जी मामले में लोगों को फंसाना इतना आसान हो गया है? I wish to start this video by saying in the context in which I am. Right now, NIA is interrogating me. They have done 15 hours of interrogation and still they want me to go to Bombay, which I am saying I will not go to Bombay for reasons that I will explain later. Now, a little background about my being and active and in Jharkhand is in the context of Jharkhand becoming a separate state. And so everybody wanted it as state, but then the issues were there. The issues were especially displacement, land alienation because of mining, factories, townships, dams, and people were not taken into confidence. Hardly only minimal compensation was being paid to them. So we took it as a challenge and say how young people can take this as a life issue and fight it out. So in this process, some very helpful rulings or laws were passed by the Indian Parliament, and particularly one PESA Act, which gives significant powers to the Gram Sabha, whatever happens in the village, for it to be consulted and to get its consent. The other is the Land Acquisition Act, which for the first time recognizes the need to get the consent of the people, of the landowners, and a fair compensation to them. So this kind of opened the way for us, and people started to claim their rights. But as they claimed, they were just being thrown into jail. 50 साल से झारखंड में आदिवासियों के साथ ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोकल मुद्दे होते हैं, आदिवासियों के साथ प्रॉब्लम होता है, उसकी आवाज़ हमेशा ये उठाते आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 97% लोग जो वहाँ पे जेल में हैं, अगर उनकी महीने की आमदनी देखी जाए तो 5,000 से ज़्यादा नहीं कमाते हैं। इसलिए वो लोग वकील को भी हायर नहीं कर पाते हैं और बहुत दिनों तक वो लोग जेल में रहते हैं। तो ये हमेशा से कैदियों की रिहाई के बारे में बात करते आए हैं और इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। 83 इयर्स के फादर ऐसा क्या कर सकते हैं कि राज्य को इनसे खतरा लगता है? क्या ये सब इसलिए किया जा रहा है कि अगर सिस्टम के अंदर कोई गलती नजर आ जाए और कोई आवाज उठाना चाहता है तो उसको रोकने के लिए, लोगों को डराने के लिए कि अगर आप सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपके साथ ऐसी कार्रवाई हो सकती है। फादर स्टेन स्वामी केरला के रहने वाले हैं। 1965 में ये जमशेदपुर आ गए थे। बाद में ये चाईबासा चले गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने समाज सेवा का काम शुरू किया। लोगों को इनका काम बहुत ही पसंद आया। 8 अक्टूबर को रांची में इनको गिरफ्तार किया गया और NIA इनको मुंबई लेकर आ गई। इस गिरफ्तारी से पहले फादर ने एक वीडियो रिलीज किया था जो आप देख सकते हैं। अभी केस की सामना करने के बदले अभी सरकार मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है और उसका पहला मौका था कि भीमा कोरेगांव, जबकि मैं कभी भीमा कोरेगांव गया भी नहीं, लेकिन उसमें एक संदिग्ध के रूप में डाला गया। उसके तहत मुझे 2 बार रेड किया गया। अभी पहले पुणे पुलिस कर रही थी, अभी NIA कर रहा है और NIA तो 15 घंटा मुझे पूछताछ किया और उसके मेरे सामने ऐसे कुछ एक्सट्रैक्ट को रखने लगा जो
माओवादियों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा था। मुझे किसी प्रकार का संबंध नहीं था उसमें, लेकिन वो सब मेरे सामने रखा गया। ही बोल के ये सब मेरे कंप्यूटर में पाया गया। इस सब को मैं इनकार करके आया हूँ। भीमा कोरेगांव केस में इनको गिरफ्तार किया गया है। 1 जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी। ये हिंसा मराठा और दलित के बीच में हुई थी। उसी के अगेंस्ट में इनको गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की सोच है कि यहाँ पे जो हिंसा हुआ था वहाँ बहुत सारे ज्ञानी लोग और समाज कार्यकर्ता मिलकर एक प्लानिंग किया था और उसी के प्लानिंग के तहत ये हिंसा हुई थी। लेकिन फादर स्टेन स्वामी का कहना है कि वो कभी मुंबई नहीं गए। इनके गिरफ्तारी के बाद इनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया है। इनके गिरफ्तारी से बहुत लोगों ने इतराज जताया है और अपने तरह से अपनी कथन को लिखा है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, इनका गोभाजन सदैव बनता रहा है। आज स्टेन स्वामी आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीबों को और उनके लिए लगातार काम करते रहे हैं। ग्यारह अगस्त 2020 को बेंगलुरु में जो वायलेंस हुआ था, उस मामले में क्राइम ब्रांच ने अपने चार्जशीट में एक्स कांग्रेस मेयर संपत राज को अक्यूज बनाया है। इस मामले में इनसे पहले भी पूछताछ की गई थी, लेकिन पुलिस के सोर्स के हिसाब से ये कहा गया है कि उस दिन संपत राज और उनके पीए के बीच में काफ़ी फ़ोन कॉल्स आए थे और कुछ अक्यूज जो अरेस्ट हुए हैं उनसे भी काफ़ी बात हुई थी। इसकी वजह से इनको फिर से समन भेजा गया है। अब ये देखना होगा कि ये जो मिस्ट्री है आगे चल के क्या बताती है। बिहार विधानसभा चुनाव में शिवसेना अपने तरफ से 50 लोगों को खड़ा कर रही है। ये देखना पड़ेगा कि ये लोग कितनी सीट जीत पाते हैं, क्योंकि अभी तक उन लोगों की तरफ से कहा गया है कि किसी भी गठबंधन के साथ उन्होंने हाथ नहीं मिलाया है। लेकिन जो पप्पू यादव हैं वो इनके साथ काफ़ी संपर्क में है। ये देखना पड़ेगा कि क्या ये पप्पू यादव के साथ मिल के लड़ते हैं या फिर इंडिविजुअल वहाँ पे अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। लेकिन बिहार में इस बार अभी तक तकरीबन 5 गठबंधन लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा कि वोट काफ़ी बटेगा। बहुत कम और मार्जिन से लोगों की हार और जीत होने वाली है। तो हो ना हो इस बार सीएम जो है नीतीश कुमार, उनको दोबारा सीएम बनने का मौका मिले या ना मिले, लोगों की बात सुने तो इस बार बहुत मुश्किल है। Thank you so much watching Indian Media Book. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।